नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सप्तसाहूरम्। द्रव्य गुण पर्याय, इनके आधार से अपनी चर्चा चल रही है। पिछली कक्षा में सामान्य तो थोड़ी सी अपन चर्चा उसको रिवाइज करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में गुण की परिभाषा को लेकर के अपनी बात हुई थी। उनमें गुण के भेद में सामान्य गुण को लेकर के अपनी कुछ एक बात हुई थी, उसका थोड़ा सा रिवीजन अपन करते हैं। जैसे गुण की परिभाषा क्या दी थी वहाँ पे, क्या बात आप बताओगे? गुण की परिभाषा आप थे लास्ट क्लास में? एक ही क्लास में लिए ना? मैं दो क्लास हो चुकी हैं। इसमें आपने कंपनी उदाहरण मिर्ची का उदाहरण दिया था, आपको दूसरी क्लास में। अच्छा, अभी इससे पिछले वाले मंडे पे हुई थी, वो उसमें नहीं थे आप? अच्छा, गुण की परिभाषा आपको ख्याल में है? गुण की परिभाषा, गुण की परिभाषा आपको ख्याल में? सही कह रहे हैं आप, बताओ। हाँ, तो सब अवस्थाओं में पाया जाता है, सब उसमें पाया जाता है। ठीक है, जो द्रव्य के संपूर्ण भावों संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसका नाम गुण। ठीक है, ये हमने परिभाषा देखी थी। मेरा प्रश्न, पानी का गुण शीतलता है या नहीं? पानी का गुण शीतलता है। ठीक है, सब लोग इस बात से सहमत हैं, पानी का गुण शीतलता है। कोई ऐसा जो इस बात को नकारे? अच्छा, मैं कहूँ कि शीतलता पानी का गुण नहीं है, तो अगर मैं कहूँ कि शीतलता पानी का गुण नहीं है, ये बात आपको सही लग रही है या गलत लग रही है? वास्तव में शीतलता जो है पानी का स्वभाव है, वास्तव में स्वभाव है। देखिए, जब भी शास्त्रों में अपन ने जब भी जीव के स्वभाव विभाव की चर्चा करी, तब हमें पानी का उदाहरण दिया गया। तब हमें पानी का ये उदाहरण सुनने मिला कि जिस तरीके से पानी का स्वभाव शीतलता होता है, इसी तरीके से सभी द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव होता है। लेकिन उस चीज़ को हमने इतना बार सुना, इतनी बार पढ़ा कि हमें वही चीज़ ख्याल में हमने वो सिद्धांत बना लिया, जबकि हमें वो था दृष्टांत। वो अभी तक था, वो जब भी स्वभाव को समझाने के लिए वो दृष्टांत दिया जाता था। अब वास्तविकता में अगर आप विचार करें तो जैसे हम कहते हैं कि पानी का गुण शीतलता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में और संपूर्ण भागों में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। स्वभाव विभाव की बात अलग है, लेकिन संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाना चाहिए। तो पानी जब गर्म हो जाता है तो संपूर्ण अवस्थाओं में वो शीतलता रही कि नहीं रही? अच्छा, ये दूसरी बात है। गुण अभी तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सामान्य और विशेष। सामान्य गुण की क्या परिभाषा है? कि इस विश्व के सभी द्रव्यों में जो पाए जाएं वो सामान्य गुण, ठीक है। विशेष गुण की जो अपने अपने विशेष जाति के द्रव्यों में पाया जाए, विशेष जाति के द्रव्यों में। जैसे ज्ञान गुण है, ठीक है, वो किसका है? जीव द्रव्य का है। मतलब मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे में ज्ञान है, ठीक है। आप जीव द्रव्य हो, आप में भी ज्ञान है।
जहाँ जितने भी जीव होंगे या विश्व में जितने जीव होंगे सब में क्या होगा, ज्ञान होना चाहिए, तभी वो गुण कहलाएगा, विशेष गुण कहलाएगा। सामान्य हो तो भी सभी द्रव्यों में होना चाहिए, विशेष गुण भी अगर होता है तो लेकिन अपनी जाति के सभी द्रव्यों में वो हो गई। ठीक है। अब पानी कौन सा द्रव्य है? पानी जिसको हम बात कर रहे हैं, छूते हैं, पीते हैं, देखते हैं, वो कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है। ठीक है। अगर हम पानी का गुण शीतलता कहें तो वो कौन सा गुण होगा, सामान्य कि विशेष? विशेष। विशेष गुण यानी सभी पुद्गलों में वो गुण पाया जाना चाहिए, सभी पुद्गलों में। तो अग्नि भी पुद्गल है कि नहीं है? आग है, हमें दिखाई देती है, वो पुद्गल है कि नहीं है? पुद्गल है। मान लो सामान्य गुण हो तो सभी द्रव्यों में पाया जाए, विशेष गुण मान लो आप कह रहे हो तो अभी सभी पुद्गलों में तो पाया जाना चाहिए ना। उसका पानी के विशेष गुण है ना शीतलता। तो पानी कौन सा द्रव्य है? पानी नाम का कोई द्रव्य है? एक जाति है, अगर जाति दें हम उस द्रव्य को तो कौन सी जाति का द्रव्य है वो? उद्गल द्रव्य है। जिस प्रकार हम जीव की बात करें, जितने जीव द्रव्य होंगे उन सब में ज्ञान होगा, तभी वो जीव का विशेष गुण कहलाया। अच्छा, उद्गल के उससे कह रहे हो आपके? हाँ। उसमें सब में फिर शीतलता होनी चाहिए, सब उद्गल में। हाँ। विशेष नहीं हुआ उसका पानी का गुण। हाँ। शीतलता वो अगर विशेष सामान्य हुआ तो विश्व के सभी द्रव्यों में होना चाहिए। नहीं, अब उन्होंने भटका देना उद्गल की वजह से। भटकाए थोड़ा सा सोचो। उत्तर आ चुका है, अभी आ चुका है, थोड़ी देर पहले, अभी अपनी अब चर्चा में उत्तर आ चुका है। अभी अपन लोगों ने जो बातचीत करी उसमें उत्तर आ चुका है। क्या है शीतलता? क्या है? क्या पर्याय है। और गुण कौन सा है? स्पर्श नाम का गुण है वहाँ। जो पुद्गल है ना, वो पुद्गल में आप चाहे अग्नि की बात करो, चाहे पानी की बात करो, चाहे इस टेबल की बात करो, चाहे इस पुस्तक की बात करो, इस मोबाइल की बात करो या इस कपड़े की बात करो, हर एक में स्पर्श पाया जाएगा। अब हो सकता है कहीं ठंडा हो सकता है कहीं गर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ठंडापना और गर्मपना तो पर्याय है। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी में नहीं होती है शीतलता, लेकिन गुण रूप नहीं होती। अच्छा, उष्णता अग्नि का गुण है कि नहीं है? उष्णता अग्नि का गुण है या नहीं है? उष्णता अग्नि का नाम गुण है कि नहीं है? जैसे शीतलता पानी का गुण नहीं है, क्या है? पर्याय है। ऐसी उष्णता अग्नि का गुण होगी कि पर्याय होगी? पर्याय होगी। गुण कौन सा होगा? स्पर्श गुण होगा। क्योंकि बार बार स्वभाव की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें पानी का उदाहरण देते हैं, अग्नि का उदाहरण देते हैं, तो चीज़ हमारे ख्याल में यही बस गई है कि पानी का गुण शीतलता, अग्नि का गुण उष्णता। लेकिन अपन थोड़ा सा सूक्ष्मता से विचार करें, थोड़ा सा खोजें, सोचें तो निकल के आता है कि शीतलता कहें या उष्णता कहें, ठंडापन कहें या गर्मा, तो हम पढ़ते हैं ना स्पर्श गुण की 8 पर्याय होती है ना, 8 पर्याय में 2 पर्याय ये भी तो है, ठंडा गर्म। तो शीतलता और उष्णता ये किसका नाम? उसी ठंडे गर्म का नाम है। ठंडे गर्म रूप जो पर्याय होती है उसी का नाम शीतलता और उष्णता का है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। वास्तविकता से विचार करें तो ये पर्याय ही है। हाँ, उद्गल में तो केवल स्पर्श, रस, गंध, वर्ण यही गुण पाए जाते हैं। ये शायद प्रश्न लास्ट क्लास में भी मैंने प्रश्न पूछा था, एक प्रश्न आम को लेकर के शायद पूछा था मैंने। आपने 3 क्वेश्चन पहले वाले क्लास में पूछे थे। वो तो पूछे थे नहीं, गुण को लेकर के लास्ट क्लास में भी प्रश्न पूछा था आम को लेकर के, कि हमने पढ़ा, हमने सुना कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसका गुण, उसका नाम गुण। ठीक है। अब आम है, आम का गुण कैसा?
आम का गुण कैसा? मीठा, पक्का। आम में सारे गुण हैं, भूतल के जितने भी हैं, चारों गुण हैं उसमें। हाँ, गुण की बात करें तो गुण है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। आप कहोगे मीठा तो वो संपूर्ण अवस्थाओं में नहीं पाया गया, क्योंकि पकने से पहले वो खट्टा था। लेकिन रस गुण तो है ही ना, रस गुण। हाँ, अब आप चाहे खट्टा कह लो चाहे मीठा कह लो, लेकिन रस गुण तो तब भी है। ये मीठा और खट्टा होना तो पर्याय है। स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, हाँ। चारों गुण हैं। इसी तरह अपन जो भी सोचें, आप जितना भी पुद्गल के बारे में सोचते हो, जितने भी पुद्गल देखते हो, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ही गुण हैं। उसके अलावा जो चीज़ हमें दिखाई देती है, पकड़ में आती है कि ये नीला है, ये पीला है, कि कोई सफ़ेद है कुछ चीज़, वो सभी चीज़ें पर्याय हैं। ठीक है, तो जितना वर्ण हमें दिखाई दे रहा है, हाँ। सब पुद्गल भी पर्याय है। पर्याय हैं। सब पुद्गल भी पर्याय है। हमें गुण भी सीधे पकड़ में नहीं आता, हमें तो पकड़ में पर्याय आती है। पर्याय को पकड़ के हम गुण को जानते हैं और गुण को पकड़ के हम द्रव्य को जानते हैं, अगर सूक्ष्मता से विचार करें तो। द्रव्य गुण पर्याय का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है। हाँ, तो ये इस तरीके से द्रव्य गुण पर्याय समझने लायक है। अभी तक क्या उसको शीतलता को, उष्णता को हम पर्याय गुण समझते। हाँ हाँ, वो तो दृष्टांत है, वो तो पानी को समझाने के लिए। जैसे अब बताओ, चीनी में मिठास नाम का गुण है कि नहीं है? बताओ। रस गुण भी पर्याय है। जब सभी पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, तो उसमें भी है। हाँ, तो उसमें गुण तो है रस, और उस रस गुण की पर्याय है मिठास रूप। मीठा मीठा जो है रस गुण की पर्याय है। हाँ, इस रूप में सोचें विचारें तो ये चीज़ कई बार अपने ख्याल में नहीं आती, लेकिन चिंतन करने पे आती है। इसके अलावा अपन ने सामान्य गुणों की भी चर्चा करी थी। सामान्य गुणों में अस्तित्व गुण की चर्चा अपन ने करी। अस्तित्व गुण क्या है? अस्तित्व गुण की परिभाषा भैया ख्याल में है आपको? बताएं एक बार। बना रहता है मतलब? हाँ, मतलब द्रव्य का कभी उत्पत्ति भी नहीं होती और कभी विनाश भी नहीं होता, ना जन्मता है ना मरता है। ये द्रव्य है और है, बस। होने का नाम अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसको समझने से फ़ायदा क्या हुआ था हमें? आपको ख्याल में है? अब जैसे इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है। अब वो किस लिए चल रहे हैं? वहाँ पे पुलिस मारा पीटी कर रही है, वो वांगचुक जी भोजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबको दुनिया भर को चिंता लगी हुई है कि एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। चिंता है कि नहीं है? एक दिन इनका नाश हो जाएगा। लेकिन अगर विचार करें, अस्तित्व गुण वहाँ पे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अस्तित्व गुण? अगर अस्तित्व गुण की तरफ से विचार करें तो द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हमें कभी भय लगे रात में, कभी किसी चीज़ का भय लगे, कोई आगे मुझे ख़त्म कर देगा, कोई मार देगा, लेकिन अस्तित्व गुण का अपन विचार करें फिर क्या ख्याल में आता है? कि मेरा कभी नाश हो नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं द्रव्य हूँ। मैं कौन हूँ? द्रव्य हूँ। अगर मैं पर्याय होता तो एक समय का होता। मैं चूँकि अनादि अनंत पर चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं द्रव्य हूँ, और मैं द्रव्य हूँ यानी सत्तावान हूँ। मेरा कभी ना जन्म हुआ है, ना मेरी कभी मृत्यु हो सकती है। ये बात अस्तित्व गुण से ख्याल में आई। वस्तुत्व गुण को पढ़ा था हमने। वस्तुत्व गुण से क्या समझ में आया था? हाँ, अर्थक्रिया कारित्व का मतलब ख्याल में पीछे आपको ख्याल में अर्थक्रिया कारित्व का मतलब? थोड़ा और आपको ख्याल में अर्थक्रिया? उसका अपना कार्य, उसके गुणों का हाँ, हाँ, प्रयोजनभूत कार्य हमेशा होता रहता है। मतलब द्रव्य में जो भी काम होगा
वो अपने प्रयोजनभूत कार्य रूप ही होगा। और उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? दूसरे द्रव्य की। उसी की है। और कभी वो कार्य रुकेगा? कौन सा गुण कह रहा है? मतलब अब इतने सारे प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, लेकिन बस ये वस्तुतः गुण कह रहा है कि भैया कोई द्रव्य बेरोजगार नहीं है। और प्रति समय प्रत्येक वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रही है, तभी उसका नाम वस्तु पड़ा। वस्तु तो गुण के नाम कारण ही तो वस्तु नाम पड़ा। और वस्तु तो गुण कह रहा है कि ये वस्तु प्रति समय अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रही है। इसका मतलब काम जो कर रही है वो किससे कर रही है? अपने से कर रही है, अपने गुण से कर रही है। किसी दूसरे की उसे ज़रूरत है? अच्छा, किसी दूसरे की उसे ज़रूरत नहीं है, उसकी किसी दूसरे को ज़रूरत है। नहीं, ना उसको क्या, ना दोनों तरफ से लगा हुआ, ना मुझे किसी की ज़रूरत, ना किसी को मेरी ज़रूरत। मैं किसी के लिए कारण नहीं, कोई मेरे लिए कारण। हाँ, सब अपना अपना काम करो और बड़े अच्छे से शांति से सब काम होता है। यही विश्व का स्वरूप है। ये अपन आपने बताया वो अपने गुणों से कार्य करता है, लेकिन ओरिजिनल शादी में तो आया कि आत्मा ज्ञान से नहीं जानता, आत्मा स्वयं जानता है। आत्मा ज्ञान से नहीं जानता, अगर ज्ञान से जाने तो उसके कार्य भिन्न हो जाएंगे। इसका जो प्रकरण है, मुझे प्रकरण आपका ख्याल में नहीं है, प्रवचन सार का आप उदाहरण दे रहे हो, उस कहने की विवक्षा हो सकती है अलग हो, उसका प्रकरण अलग हो सकता है। लेकिन जब आप गुण की आधार से अपन चर्चा करते हैं तो जानने का जो कार्य हुआ, अपन चूँकि अपनी अभी गुण की चर्चा चल रही है, गुण की चर्चा में जानने का जो कार्य होगा वो कार्य यानी पर्याय, कार्य यानी पर्याय। और परिणामन किसके आधार से होगा? कहीं ना कहीं किसी न किसी गुण के आधार से होगा। और गुण तो इस कारण से हमें समझ में, चूँकि जानने का जो कार्य हुआ वो किस गुण के आधार से हुआ? ज्ञान गुण के आधार से। आपने जो कहा हो सकता है उसकी विवक्षा अलग हो। उसमें ऐसा आया कि ऐसा कहने से आत्मा पंगु बन गया, मतलब उसको ज्ञान उनके वजह से जानता है। हाँ। जबकि जैसे कहा कि कलई तो बस कलई है, हाँ। कलई की कलई नहीं है। ऐसे कहा कि आत्मा को जानने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, आत्मा स्वयं जानता है। हाँ, स्वयं जानता है। अब इसमें दो चीज़ हो गई। जैसे हमने कहा आत्मा ज्ञान से जानता है, ये कहते ही गुण भेद खड़ा हो गया। लेकिन अगर हमने कहा आत्मा जानता है, तो वहाँ गुण को, ये ऐसा नहीं है कि गुण को ज्ञान से नहीं जानता, इस बात को नकार दिया, बल्कि गुण को उसमें द्रव्य में अभेद कर दिया, अभेद रूप से उसको इकट्ठा कर लिया। आत्मा को हर चीज तो है नहीं। हाँ, गुणों के समूह को आत्मा आत्मा कहते हैं। जो गुण है वही सत्ता उसकी है, उसी अभेद रूप है ना। उसी से आत्मा को बोला, उसी को आत्मा बोला है। नहीं, यही विवक्षा हो सकती है कि वहाँ पे भेद खड़ा नहीं किया। हाँ। अभेद रूप से, अभेद रूप से उसमें। गुण तो उसका इंटीग्रल पार्ट है, वो हाँ। तो कर नहीं सकते। हाँ, वो तो अगर हम करण के रूप में अलग रूप से साधन के रूप में लें तो वो तो आप जैसा कह रहे हो कि विवक्षा, जैसे हम कहें बार बार ये कहते हैं ना ज्ञान से जानता है, ज्ञान से जानता है, तो इस भाषा की वजह से ऐसा लगने लगता है कि ज्ञान कोई अलग चीज़ है। और उस वजह से कहीं गलत मान्यता खड़ी ना हो जाए कि ज्ञान कोई तीसरी वस्तु है, उसके माध्यम से मैं जानने वाला हूँ। मतलब मुझे जानने के लिए ज्ञान की कोई दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है। इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए वहाँ ये कहा गया होगा कि भैया वास्तविकता में तो ज्ञान आत्मा जानता ही है, और जानता किससे है? वो अपने ही ज्ञान गुण के आधार से जानता, क्योंकि उसमें ज्ञान गुण है इसलिए वो जानता है। जैसे दर्शन ज्ञान एक बार मैं और इसका देखूंगा, एक बार आप उसका विवक्षा भी क्लियर करूँगा। ख्याल में आगे वो गुण हाँ। भेद यानी कि वो व्यवहार हो गया। हाँ वो वहाँ पे अभेद वस्तु को समझाया। हाँ यही सही है। हाँ, तो इतनी सी बात। तो अर्थ क्रिया कार्यत्व की, अप्रयोजनभूत कार्य भी किया उसने, तो अपने ही किया। जैसे ज्ञान जाना, तो ज्ञान से जाना मतलब स्वयं जाना। उसने जानने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी पर वस्तु की आवश्यकता उसे नहीं पड़ी। वो वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण की परिभाषा भी हमने देखी थी, क्या थी? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर
बदलती रहें। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इससे हमें क्या समझना है भैया ख्याल में आपको? ये जो स्थिति है वो बदलेगी। मान लो अब बुरी स्थिति है, ये बदल के अच्छी स्थिति आएगी, अच्छी स्थिति है बदल के बुरी आएगी, परिस्थिति बदलेगी। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी बनी रहेगी। हाँ चलो, ये एक चीज़ तो ये है। विश्वास करने लायक नहीं। हाँ, एक तो ये चीज़ कि भैया ये सारे ये संयोग हमेशा रहने वाले नहीं। दूसरी चीज़ कि हमारे साथ क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ों में फोकस करने लगते हैं, जो कि बहुत छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं। जन्म पे फोकस करें, मरण पे फोकस करें, हम पर्याय से ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के सोचते हैं, हम पर्याय से आगे बढ़ के कभी नहीं सोचा हमने अभी तक। अगर पर्याय से आगे बढ़ के हमने द्रव्य के बारे में सोच लिया होता तो हम भी उसी वेदी पे विराजमान होते। हमारी गलती यही है कि हमने अभी तक केवल एक समय की पर्याय को ही देखा। तो वहाँ पे द्रव्यत्व गुण ये कह रहा है कि भैया तुम कब तक इन पर्यायों को देखोगे, ये तो हमेशा बदलेगी, ये तो निरंतर बदल रही है, ये तो स्वभाव है वस्तु का, प्रति समय बदल रही है। प्रति समय बदल रही है। अगर ना बदले तो वस्तु खंडित हो जाए। तो भैया ये तो बदलेगी, वो स्वभाव के अनुसार ही काम होगा उसका, नेचुरल है उसके साथ में। तो तुम तो इसमें एक एक समय में देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे तो दुखी ही रहोगे। इससे बढ़िया तो जो परमानेंट चीज़ है उसका फोकस करो, कभी दुखी नहीं होगा। उसको एक कहानी मिलती है, शायद मैंने पहले इस कक्षा में कहीं दूसरी कक्षा में शायद सुनाई है, मुझे ख्याल में नहीं है। एक बार एक पति अपने घर आया, उसकी पत्नी रो रही थी। पत्नी बहुत रो रही, शाम के टाइम आया दुकान बंद करके पत्नी रो रही बहुत ज़ोर ज़ोर से। और पति ने आप पास में बैठा, पूछा बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किस वजह से रो रही हो, क्यों दुखी हो, पूछा उसने। तो पत्नी ने अपना दुखड़ा बताना शुरू किया। उसने कहा कि वो सोने का जो हार था ना, वो इतने में अब पति का फ़ोन आ गया किसी के पास, दुकान के काम से किसी ग्राहक का फ़ोन आ गया। तो फ़ोन उठा करके बाहर बात करने चला गया। ठीक है, अब बात करने चला गया, बात तो वो कर रहा है लेकिन अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, सोने का हार। उसे टेंशन होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। अब चलो उसने बात कर ली, क्योंकि ग्राहक इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था, डेली का ग्राहक था। बात करके वो आया वापस। हाँ, वो घबरा के एकदम जल्दी से बड़ा, हाँ बताओ क्या कह रही थी तुम, क्या कह रही थी, सोने का हार का क्या, सोने के हार का क्या। उसे टेंशन होगी, भैया सोने का हार बहुत महंगा था। तो उसमें पत्नी ने कहा कि सोने का हार आज नीचे गिर गया और उसके ऊपर एक भारी सामान कुछ गिर गया और हार टूट गया। अब बताओ पति के साथ क्या हुआ होगा। तो द्रव्य दृष्टि होगी तो उसे पता है सोना तो उसने दिया। क्या क्या हुआ होगा पति को, उसको टेंशन हुई होगी। अब टेंशन के होना गया हो, चला ना गया हो, चोरी हो गया, उसमें टेंशन थी, इसलिए चीज़ है अपने पास उसके। अच्छा, पति को टेंशन अब होगी, अरे क्या हुआ, टूट गया ना, चल कल फिर से जुड़वा लेंगे। बिल्कुल बेफिक्री के साथ कहेगा कि नहीं कहेगा। और हार टूटने पे पत्नी रो रही है कि मैंने इतनी डिज़ाइन सिलेक्ट की थी, इतने बड़ा देर तक देख कर के सोचा ऐसा हार बनवाऊंगी, ऐसा कहूँगी, वैसा कहूँगी, बड़ा दिमाग लगाया था और जैसे तैसे बनवाया वो टूट गया। वो पत्नी इस बात पे दुखी है। अब पति उस हार के टूटने पे, वो पति दुखी नहीं है और पत्नी दुखी है। तो किसकी पर्याय की होती है? दोनों में अंतर क्या? वो दूरदर्शी देख रहा है। हाँ, कि वास्तविकता में देखा जाए तो पति देख रहा है कि सोना और पत्नी देख रही है हार। उसका उदाहरण दूसरा सही क्या है, जब सामान खरीदने जाते हैं पति पत्नी घर के यहाँ पे, वो डिजाइन पसंद करती है, हाँ। वो देखता है तो सोना कितना है, हाँ, उसकी दृष्टि हमेशा सोने पे रहती है, सोने पे रहती है। हाँ, इस तरफ से भी उदाहरण ले लो आप इधर। ये वाला ज़्यादा सटीक है। हाँ, ये भी सटीक बैठेगा। पति को इससे मतलब नहीं है कि क्या ले रहे हो, हार ले रहे हो, डिजाइन कौन सी ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले, उसका मतलब है सोना परफेक्ट होना चाहिए, पूरा सोना होना चाहिए, प्योर सोना होना चाहिए। सोने पे भी बना रहे। और पत्नी का फोकस क्या है कि इतनी बढ़िया डिज़ाइन हो, ऐसा देखने को मिले, ऐसी चमक हो, सारी चीज़ें उसकी, मतलब फोकस किसके ऊपर है, पर्याय दृष्टि है उसकी।
उसकी, और दुखी अब पत्नी किस कारण से दुखी है वहाँ पे? दुखी किस लिए? क्योंकि वो पर्याय को देख रही है, वो हार को देख रही है। और पति क्यों सुखी है? क्योंकि वो सोने को देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे साथ भी हम दुखी क्यों हैं? हम क्यों रो रहे हैं? क्या दृष्टि है हमारी? हमारी दृष्टि हम जिसको देख रहे हैं वो सभी पर्याय हैं। हम एक एक समय की पर्याय को देख रहे हैं, जबकि द्रव्य तूर्ण कह रहा है कि भैया ये तो निरंतर बदलेगी, कब कब देखोगे, कितने समय देखोगे एक एक समय की पर्याय को। इन सबको छोड़ो, एक काम करो, परमानेंट चीज़ का फोकस करो, सोने का फोकस करो, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा, पूरी तरीके से टेंशन फ्री हो जाओगे। इसलिए द्रव्यत्व गुण बताया। जब ये बोलते हैं कि ये शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था, हाँ मतलब पर्याय, हाँ हर समय बदलती है, तो वहाँ पर ये मीनिंग इंक्लूड है कि द्रव्य कभी नहीं बदलता। हाँ द्रव्य परमानेंट एक ही उसमें है। हाँ ये तो अवस्था लिखी है वो पर्याय बदलती है। पर्याय बदलेगी, अवस्था कह करके उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया कि द्रव्य नहीं बदलेगा। हाँ, आगे अगुरु लघुत्व गुण में और क्लियर करेंगे इसको। ये तो कह दिया कि द्रव्य पर्याय बदलेगी, इसका मतलब द्रव्य पूरी तरीके से परमानेंट है। अस्तित्व गुण में ही तो कहा था ना, द्रव्य का कभी नाश नहीं हो, कभी उत्पत्ति नहीं, यानी परमानेंसी। अब परमानेंसी होने के साथ जो है, अब जो बदली वो क्या थी? अवस्था थी। वो क्या था? पर्याय थी। ठीक है, अब अगुरु लघुत्व में और क्लियर करेंगे इसको। अभी अगला गुण है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण कैसे कहते हैं? ये शक्ति के कारण हर पदार्थ किसी न किसी के ज्ञान का विषय नियम से बनता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय नियम से बने, गारंटी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता ही है। ठीक है, ही है। हाँ, कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो किसी के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा हो। मतलब प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान, और प्रमाण से जो जानने योग्य होता है वो होता है प्रमेय। जो ज्ञेय कह लो, प्रमेय कह लो, एक ही अर्थ है यहाँ पे। प्रमेय मतलब जानने योग्य, जिसको जाना जाता है उसका नाम है प्रमेय। जैसे द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु को द्रव्य का, वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु का, और अस्तित्व गुण के कारण अस्थि का। ठीक है, ऐसी प्रमेयत्व गुण के कारण इसे प्रमेय भी कहा जाता है। हर वस्तु को प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, अब प्रमेयत्व गुण कह रहा है कि इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको जाना ना जा सके। ठीक है, मतलब प्रमेयत्व गुण के कारण हर वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनती ही है, किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनती है। मतलब मुझे कोई जानता नहीं है, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मैं तो इस बात से मैं तो परेशान हूँ, कोई मेरे को जानता ही नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखो, उनको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग पहचानते हैं। भैया तुम में प्रमेयत्व गुण है कि नहीं है? है कि नहीं है? अच्छा, प्रमेयत्व गुण है, इसका मतलब तुम जाने जा सकते हो कि नहीं जाने जा सकते? जाने जा सकते हो। इसका मतलब ये बात की टेंशन ख़त्म कि तुम जाने नहीं जा सकते। दूसरी चीज़, अच्छा 6 द्रव्य हैं, 6 प्रकार के द्रव्य, उनमें 6 प्रकार के द्रव्य सामान्य गुण हैं, चूँकि प्रमेयत्व गुण, यानी इसका मतलब 6 प्रकार के द्रव्य में पाया जाता है। इसका मतलब हर एक द्रव्य जाना जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक द्रव्य जाना जा सकता है, लेकिन एक द्रव्य ऐसे, 5 द्रव्य ऐसे हैं जो मात्र जाने जा सकते हैं, लेकिन एक द्रव्य ऐसा है जो जाना भी जा सकता है और जानता भी है। प्रमाता गुण है ना उसमें। हाँ, प्रमेयत्व भी है, प्रमाता भी है। कि उसमें चूँकि ज्ञान गुण भी है, इसलिए वो ज्ञायक है, जानने वाला है, ज्ञाता है, प्रमाता है। और उसमें प्रमेयत्व गुण है, इसलिए वो प्रमेय भी है, जानने योग्य भी है, जानने लायक भी है। ऐसा किसी दूसरी वस्तु में ऐसी क्वालिटी है ही नहीं। एक इसमें शक्ति है, परिणाम तो शक्ति, हाँ। जिसमें 4 चीज़ें बताई है, 2 प्रमेयत्व की अपेक्षा से और हाँ। 2 प्रमाता की अपेक्षा से। हाँ,
मैं स्वयं को भी जानता हूँ और पद को भी जानता हूँ। हाँ स्वयं के द्वारा भी जाना जा सकता हूँ और पद के द्वारा भी जाना जा सकता हूँ। हाँ, वो अलग अलग विवक्षाओं से वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर किया शक्तियों में। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बाकी वस्तुएं तो ऐसी हैं जिन्हें मात्र जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? हम कह रहे हैं किसी ना किसी ज्ञान का। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं, हमने जैसे आज मान लो कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक अमेरिका नहीं देखा, अमेरिका मेरे ज्ञान का भी तो विषय नहीं है। लेकिन अमेरिका में जितनी वस्तुएं होंगी उनमें प्रमेयत्व गुण होगा कि नहीं होगा? तो किसके द्वारा जाना गया होगा वो? हाँ, किसी ना किसी के द्वारा जाना, वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा जाना गया होगा। इसमें जो सबसे बड़े जो फायदे हैं, हाँ। वो एक तो केवल ज्ञान की सिद्धि होती है। हाँ कि भाई, केवल ज्ञान में सब चीज़ें जानने में आ सकती है, तो क्योंकि हर एक में प्रमेयत्व गुण है। और दूसरा जो अरूपी भय है, कोई भी जीव अगर ये सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसे मैं छुपा लूँगा या वो किसी के ज्ञान का विषय नहीं बनेगी, तो ऐसा कतई नहीं है। हाँ वो जरूर और किसी के नहीं तो सरस्वती भगवान के ज्ञान का तो विषय बनेगी ही। बिल्कुल, मतलब प्रमेयत्व गुण से ये वही अपनी बात यहीं आ रही थी कि भैया प्रमेय, हाँ, किसके ज्ञान का विषय, कि अब किसी ना किसी के ज्ञान का विषय तो है, और किसी के मान लो अपने किसी छद्मस्ती के ज्ञान का विषय ना भी बने तो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय तो नियम तौर से बने। हाँ, मैं अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन सभी वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ कि चूँकि मेरे में ज्ञान गुण भी है और प्रमेयत्व गुण भी है, प्रमाता, जिसके कारण मुझे प्रमाता कहा गया, ज्ञान गुण के कारण ज्ञाता कहा गया, ठीक है। ज्ञान गुण भी है, प्रमेयत्व गुण भी है। ज्ञान गुण जिससे जाना जाता है, प्रमेयत्व गुण जिससे जनवाया जाता है, मतलब जिससे जानने में हम आते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु जानने में आती है। तो ऐसी क्वालिटी केवल मेरे पास है, किसी दूसरे द्रव्य के पास नहीं है। इसका मतलब मैं जान भी रहा हूँ और जानने में आ भी रहा हूँ। कोई दूसरी वस्तु तो केवल जानने में आती है। मैं कैसा हूँ? मैं जान भी रहा हूँ और जानने में आ भी रहा हूँ। किसके जानने में आ रहा हूँ? उनके जानने में नहीं आ रहा, पर के जानने में नहीं आ रहा। कि पर के जानने में तो आ ही रहा हूँ, सर्वज्ञ के जानने में तो आ ही रहा हूँ स्वयं के जानने में, लेकिन चूँकि मेरे पास भी ज्ञान गुण हैं तो मैं ज्ञान गुण से जान किसको रहा हूँ? कि मेरे में प्रमेयत्व गुण भी है, तो मैं अपने को जान सकता हूँ कि नहीं जान सकता हूँ? कोई दूसरी वस्तु ऐसी, इसके पास कोई संपदा ऐसी है ही नहीं कि वो अपने आप को जान सके। हाँ, स्वपर प्रकाशक। ये टेबल के पास ऐसी क्वालिटी नहीं है ये अपने आप को जान सके। इसको जाना जा सकता है। वरना आत्मा में बुद्धि कैसे होती? हाँ। अपने आत्मा को वो कैसे जानता? हाँ। अगर नहीं ऐसी शक्ति होती, प्रमेयत्व गुण भी और प्रमाता गुण भी। हाँ, ये टेबल अपने आप को नहीं जान सकती, ये पुस्तक अपने आप को नहीं जान सकती, ये शरीर अपने आप को नहीं जान सकता, लेकिन मैं अपने आप को जान सकता। ऐसी क्वालिटी, ऐसी क्या कहें, काबिलियत, कैसी लायकात किसी और द्रव्य के पास नहीं है। प्रमेयत्व गुण कह रहा है कि मेरे कारण, मेरे पास है ऐसी लायकात। ऐसी लायकात केवल मेरे पास है। और अगर ऐसी लायकात का अगर अपन सदुपयोग ना करें, इनके पास तो चलो कोई एक योग्यता है ही नहीं है, ये लायकात है ही नहीं है, लेकिन अपने पास तो है ना। क्या लायकात है? कि मैं जानने में भी आ सकता हूँ और जान भी सकता हूँ। तो अपने ज्ञान से अपने आप को जानने की काबिलियत मेरे अंदर है, तो मैं क्यों नहीं जानता? यदि मैं जानूँ तो मेरे गुणों का सदुपयोग हो, मैं सुखी हो सकूँ। और मैं वास्तविकता में अगर विचार करें तो अपन जानते भी हैं। कब कब जानते हैं अपने आप को? कि जब जब मेरे पास ज्ञान है और जब जब मेरे पास प्रमेयत्व है। और कब कब नहीं है? क्योंकि हमेशा है, इसलिए मैं अपने आप को हमेशा ही जानता हूँ। कि जब जब मैं जानता हूँ तब मैं ये जानता हूँ कि मैं जानने वाला हूँ। जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ? जब जब मैंने जाना तब ये मैंने जाना कि नहीं जाना कि मैं जानने वाला हूँ।
मैंने ये जाना कि मैं इस टेबल को जानने वाला हूँ, तो मैं ये जाना कि नहीं मैं जानने वाला हूँ। मैंने जाना कि मैं इन भगवान को जानने वाला हूँ, तो मैंने ये जाना कि नहीं जाना कि मैं जानने वाला हूँ। मतलब प्रति समय मैं जान रहा हूँ, और जानते जानते मैं स्वयं को भी जान रहा हूँ। किस कारण से? अपने ज्ञान और प्रमेयत्व गुण के कारण, क्योंकि ये काबिलियत केवल और केवल मेरे पास और किसी के पास। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जैसे मान लो ये पुस्तक है, इस पुस्तक के में प्रमेयत्व गुण है, ठीक है, और मेरे पास ज्ञान गुण है। तो मैंने इस पुस्तक को जाना, किससे जाना? इसके प्रमेयत्व गुण से या मैंने अपने ज्ञान गुण से? अपने ज्ञान देखो वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक समझ पड़ेगा कि जानूंगा तो मैं अपने ज्ञान गुण से, लेकिन उस समय उसमें प्रमेयत्व गुण होगा ही होगा। जरूरी है। आपको क्या लगता है इन्होंने जो बताया वो बात सही है कि गलत है? क्या कहा? एक बार आप दोहराओगे? एक बार आप दोहराओगे इन्होंने जो बोला? मेरे जानने हाँ, पीछे इन्होंने जो बात कही भाई साहब ने, वो आप दोहराओगे? एक बार रिपीट करोगे आप? अच्छा, आप करोगे? बात ख्याल में तो आई ना आपको? हाँ, तो एक बार रिपीट कर दो आप। क्या मतलब? ये वस्तु मेरे प्रमेयत्व गुण से जानने में आ रही, तो उसमें मेरे ज्ञान गुण का कोई रोल नहीं है। आप रिपीट करोगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, प्रश्न ये है। उन्होंने उत्तर दिया, जैसे मैंने जाना, मतलब मैंने किसी पर वस्तु को जाना, दूसरी वस्तु को जाना, उस वस्तु में चूँकि प्रमेयत्व गुण है इसलिए वो जानी जा सकती थी, ठीक है। अब मेरे पास ज्ञान गुण है इसलिए मैं जान सकता हूँ। तो मैंने उसको जाना, मान लो मैंने पुस्तक के, वो क्या ही उदाहरण लेके अपन चल रहे थे, इसको लेते हैं। इस पुस्तक को मैंने जाना, इस पर ज्ञान गुण नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रमेयत्व गुण है और मेरे पास ज्ञान गुण है, और मैंने इसको जाना, तो इसमें मेरा ज्ञान गुण का काम हुआ, इसके प्रमेयत्व गुण का काम हुआ। क्योंकि प्रमेयत्व गुण कह रहा है कि ये प्रमेयत्व गुण की वजह से ये पुस्तक जानी जा सकती है, और ज्ञान गुण कह रहा है कि ज्ञान गुण की वजह से मैं जान सकता हूँ। तो कार्य किसका हुआ? प्रमेयत्व, इसके प्रमेयत्व गुण का हुआ कि मेरे ज्ञान गुण का हुआ? प्रश्न ये है। दोनों का हुआ। ऐसा किसका हुआ? उत्तर आ चुका, उन्होंने दिया है। ज्ञान सही है, हाँ। लेकिन वस्तु और प्रमेयत्व गुण होना जरूरी है। हाँ। तभी जान गुण उसको होना, तो मैं नहीं जान सकता। पुस्तक शर्त है वो प्रमेयत्व गुण है, ये ज्ञान है, वो जानने वाली है, अपने प्रमेयत्व गुण है। मतलब इसमें जो प्रमेयत्व गुण है, इस प्रमेयत्व गुण के कारण ये जानने में आया, ठीक है, और मैंने जाना। अब इन दोनों में क्या संबंध हुआ? निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ। वास्तविकता में अच्छा, मुझे जानने के लिए इसकी ज़रूरत होगी? अच्छा, इसे जानने में आने के लिए मेरी ज़रूरत होगी? दोनों स्वतंत्र है। मतलब इसके पास अपना प्रमेयत्व गुण है, मेरे पास अपना ज्ञान गुण है। इसको जानने में आने के लिए मेरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, और मुझे जानने के लिए इसके प्रमेयत्व की ज़रूरत नहीं है। बात ये है, मतलब कोई भी वस्तु, देखो तुम मेरे को जानते हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ, इस वजह से तुम्हारा काम हो जाता है। अगर मैं तुम्हें नहीं जानूँ ना, तुम्हारा कोई काम नहीं हो। मेरी पहचान की वजह से तुम्हें सब पूछते हैं, लोग कहते हैं नहीं कहते हैं, अपनी पहचान का, अपने नाम का डंका बजाते हैं नहीं बजाते हैं, कि मैं जानता हूँ इसलिए तुम्हारा काम होता है। भैया तुम्हारा जानने से वो जानने में नहीं आता, उसमें स्वयं में प्रमेयत्व गुण है, उसकी योग्यता है। ये जो वस्तु की स्वतंत्रता, हाँ, स्वतंत्रता बताई जाती है कि भैया इसके जानने में आना तुम्हारे ज्ञान के कारण नहीं है, और तुम्हारा जानना इसके प्रमेयत्व के कारण है।
किसी पर वस्तु का जानने में आना, हम इतना कुछ मैं नहीं जानूँ तो इसको कौन देख रहा है, मैं अपने घर को नहीं देखूँ इसको कौन देखेगा, इसकी कौन देख रेख करेगा, ये अपने मान आ जाता है कि नहीं आ जाता है, जिम्मेदारी वाली बात आ जाती है। लेकिन अपन विचार करें कि उसके जानने में आना तुम्हारे वजह से नहीं है और तुम्हारा जानना उसकी वजह से नहीं, दोनों कार्य अलग अलग हैं। तुम्हारे ज्ञान का जो जानना रूप कार्य हुआ वो अलग है, और उसी समय इसके ज्ञान में आने का जो कार्य हुआ वो उसके प्रमेयत्व गुण का कार्य है, वो अलग है। वो चूँकि एक समय पे हुए, इस कारण से अब वो होता है ना निमित्त की परिभाषा ही यही है कि कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पे आ सके। अब ये बात आओ, मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, ठीक है, ये पुस्तक मैंने जानी, अभी मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और बाई चांस मैं यहाँ से निकल के जाऊँ, पुस्तक यहाँ रखी हो, ठीक है, और मैं निकल जाऊँ, मेरे नज़र ही ना पड़े, मेरा ध्यान ही नहीं जाए, तो पुस्तक मेरे जानने में आएगी कि नहीं आएगी? नहीं जानने में आएगी। जानने में नहीं आई तो इसका मतलब इसमें प्रमेय गुण खत्म, तो तब भी है, कब नहीं है, कब नहीं है, हाँ, मतलब हर समय, मतलब मैंने उसे जाना नहीं जाना, उससे उसके प्रमेय गुण पे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, मैंने इसको नहीं जाना तो मेरा ज्ञान गुण तो कम हो गया, मैं इसको नहीं जानूंगा तो किसी और दूसरी वस्तु को जानूंगा, किसी को नहीं जानूंगा तो खुद को जानूंगा, लेकिन मेरे ज्ञान गुण का कभी नाश, दोनों की अपनी अपनी योग्यता है, दोनों का अपना अपना कार्य है। उसी समय चूँकि कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप इस पे आ सकता, उसी समय मैंने इसको जान लिया और ये जानने में आ गया, दोनों अपना अपना कार्य किया, दो कार्य हुए यहाँ पे, तो अनुकूल होने का आरोप एक दूसरे के आया कि मेरे जानने से ये जाना गया और इसके जानने योग्य होने से मैंने इसे जाना, ये दो कार्य हुए तो एक दूसरे का आरोप आ गया एक दूसरे पे, और आरोप की वजह से इसको हमने क्या कह दिया, निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब एक संबंध होता है दो द्रव्यों के बीच में, कहा जाता है, वास्तविकता में कोई संबंध उसमें नहीं होता, कर्ता कर्म का संबंध नहीं होता, ये द्रव्यों में भी नहीं होता, हाँ, उसकी पर्याय में होता, हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध, हाँ, दो द्रव्यों में भी नहीं होता, पर्यायों में होता है, हाँ, उस समय वर्तमान की जो उस समय की पर्याय होती हैं उनमें बस एक दूसरे के अनुकूल होने का आरोप है, और वो भी कब होता है, जब कार्य हो, कार्य नहीं हो रहा हो उस रूप में तो निमित्त भी नहीं कहलाएगा। बच्चे अगर पढ़ के पास हो जाएं तो टीचर को क्रेडिट दिया जाएगा, और फेल हो जाए तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, आरोप तब भी आएगा, लेकिन फेल होने का आरोप आएगा, क्योंकि फेल होने का कार्य हुआ है, जो कार्य होगा उसका आरोप आएगा। तो इतनी बड़ी भ्रांति है कि सर्वज्ञ के भगवान के ज्ञान में हर वस्तु भूत भविष्य वर्तमान सब एक साथ एक समय में ऊपर आती है, तो ये प्रमेय तो गुण, मैंने इसके ऊपर विचार किया, मैंने इससे जो इसकी सिद्धि होती है कि केवल ज्ञान का सब वस्तु विषय बन सकती है, हाँ, क्योंकि वहाँ ज्ञान है और यहाँ प्रमेय तो गुण है, हाँ, तो हमारी जो सर्वज्ञ की सिद्धि है बिल्कुल होती है, इससे हो जाती है, बिल्कुल होती है। इतना मुश्किल काम हाँ। वाला। प्रमेयत्व गुण को पढ़ने से केवल ये तो समझ में ही आता है कि एक तो सर्वज्ञ की सिद्धि हुई, दूसरी चीज़ वैसे आपने बहुत अच्छी बताई कि हम किसी भी पाप को जो छुप के करते हैं ना, कोई भी गलत काम करते हैं, हमें लगता है कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, लेकिन वहाँ सीसीटीवी कैमरा हमेशा लगा हुआ है, हमेशा, कभी नहीं छूटा, मतलब किसी कदाचित हम भी जान रहे हैं और हम नहीं जान रहे तो भी तो जान ही रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, बुद्धिपूर्वक भी हो जाता है, विषय बनता है, लेकिन वो भी किसी न किसी के ज्ञान का, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बन रहा है उस समय भी, मतलब ऐसा कोई समय नहीं है जब वस्तु किसी के ज्ञान का विषय नहीं बन रही है। जैसे जो 10वें गुण स्थान में हाँ, सूक्ष्म लोग बताया है, हाँ, वो बुद्धिपूर्वक है, हाँ, किसने बताया, केवल ज्ञान ही नहीं, वो उनकी पकड़ में आया ना, हाँ, नहीं तो वो तो बुद्धिपूर्वक जो गुण स्थान में है उसको कोई ना पकड़ है उसकी,
अगर वो अबुद्धिपूर्वक अगर बाहर से अपन देखने जाएं तो छठवें स्थान गुण स्थान के ऊपर अपने को कसाय लगे ही नहीं। गुण स्थान की चर्चा यद्यपि बहुत विस्तृत है और उसमें अपने को नहीं जाना है, लेकिन अगर सूक्ष्मता से अपन जैसे भाई साहब ने इशारा किया उस बात पे, वहाँ पे 10वें गुण स्थान में केवल ज्ञानी को पकड़ में आया, लेकिन अपन अगर बाहर से देखने जाए तो 6वें गुण स्थान के ऊपर कसाय देखने में ही नहीं आए, संजुलन दिखती ही नहीं है वहाँ पे 7वें गुण स्थान पे, तो वो पकड़ में ही नहीं आए। लेकिन वो पकड़ में कैसे आए कि प्रमेयत्व गुण है और सर्वज्ञता की सूक्ष्मता इतनी है वहाँ पे, तो ये प्रमेयत्व गुण इस वजह से जानने में आया कि प्रमेयत्व गुण के बहुत के कारण से हमें समझ में आया कि वस्तु आखिरकार ऐसी वस्तु कौन सी है जिसमें दोनों गुण हैं, एक ज्ञान गुण भी है, प्रमेयत्व गुण भी है। ऐसी लायकात तो केवल मेरी ही है कि मैं अपने आप को जान सकता हूँ, मेरे अलावा किसी दूसरी वस्तु की नहीं। अच्छा, यद्यपि आप भी हैं ऐसे जिसमें ज्ञान है और प्रमेयत्व भी है, लेकिन आप अपने आप को जानोगे। मैं आपको जान तो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उससे नहीं जानूँ। मैंने आपको जाना, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा किससे होगा? जब मैं अपने आप को जानूँ, मैं अपने प्रमेयत्व गुण का फ़ायदा उठाऊँ। आपके प्रमेयत्व गुण का फ़ायदा उठाकर मुझे कोई लाभ नहीं होगा। मैं कितने ही लोगों से मिल लूँ, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, रिश्तेदार नातेदार, दोस्त दुश्मन, जितने लोगों से जान लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अगर मैं अपने आप को जान लूँ तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। अपने को जानना ही प्रयोजनभूत क्रिया है। हाँ, वास्तविकता में तो यही है प्रयोजनभूत क्रिया है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रयोजन तो इसी से सदता है। सबसे बड़े प्रयोजन की साधना तो इसी से होती है, इसलिए ये प्रयोजनभूत कार्य है। इसलिए प्रमेयत्व गुण की महिमा बताई। इसके आगे बताया अगुरु लघुत्व गुण। कौन सा गुण? अगुरु लघुत्व गुण। ठीक है, अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा क्या है? हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यत्व बना रहता है। हाँ, सिंपल सी परिभाषा, अगर अपन छोटी सी परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा बस इतनी सी ही है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम है, कि द्रव्य बना रहे, उसका नाम। हाँ, अब द्रव्यपना कायम कैसे रहता है, उसके लिए 3 पॉइंट वहाँ पर रखा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य के अनंत गुण विकल्प। अगर अपन विस्तार में और करें तो इन 3 पॉइंट्स को ही 6 पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। इन 3 पॉइंट्स को ही 6 पॉइंट बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आया अपने पास कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, समान जाति और असमान जाति। हाँ, तो इसमें 2 पॉइंट बन जाए अपने। एक जीव द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होता, या एक पुद्गल द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य रूप नहीं होता। मतलब मैं इस रूप नहीं होऊंगा, ये मैं रूप नहीं होऊंगा। ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, मतलब एक जाति का द्रव्य दूसरी जाति के द्रव्य रूप नहीं होता। दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। कौन से? अपनी ही जाति में। मतलब इसमें जो परमाणु है ना, एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होगा और दूसरा परमाणु पहले परमाणु रूप नहीं होगा। ऐसे ही अपन चूँकि जीव हैं तो अपने ऊपर लगाते हैं कि मैं आप रूप नहीं होऊंगा और आप मैं रूप नहीं होऊंगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप। इसके 2 पॉइंट ख्याल में आए। इसमें असमान जाति द्रव्य में भी लगाना डिफरेंट, असमान जाति में, कि मतलब कि मैं ज्ञान दर्शन वाला ही रहूँगा, मैं स्पर्श रस गंध वाला नहीं बनूँगा। ठीक है। दूसरा कि मैं अपने ही ज्ञान दर्शन वाला रहूँगा, मैं दूसरे के ज्ञान दर्शन वाला नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसका मतलब। दूसरा पॉइंट, हाँ, दूसरे पॉइंट में जो दूसरा पॉइंट था ना अपना, कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अब इसमें क्या कि मेरा जो ज्ञान है वो इसके स्पर्श रूप नहीं होता। मेरा ज्ञान कभी इसके स्पर्श रूप होगा?
इसमें मेरा ज्ञान ज्ञान रूप ही होगा, इसका स्पर्श स्पर्श रूप ही होगा। एक तरफ एक तो ये एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। दूसरा, मेरे में भी ज्ञान है, आप में भी ज्ञान है, ठीक है, लेकिन मेरा ज्ञान रहेगा, आपका ज्ञान आपका ज्ञान रहेगा। मेरा ज्ञान रहेगा, आपका ज्ञान आपका ज्ञान रहेगा। पहले देखा डिफरेंट कैटेगरी के गुण आपस में नहीं बदलते। दूसरा देखा सेम कैटेगरी के द्रव्य गुण भी आपस में नहीं बदलते कि मेरा गुण रहेगा, आपका गुण आपका गुण रहेगा, मेरा गुण आपके गुण रूप नहीं होगा, आपका गुण मेरे गुण रूप नहीं होगा। ये ठीक है। इसमें ही गुण वाले में ही तीसरा पॉइंट, मैं भी एक द्रव्य हूँ, मेरे में भी अनंत गुण है। अब इसमें दूसरे द्रव्य की जरूरत ही नहीं है। मेरे अनंत गुणों में भी आपस में बदलाव नहीं होगा। मेरा ज्ञान भी दर्शन रूप नहीं होगा, सुख रूप नहीं होगा, और मेरे सुख और दर्शन भी ज्ञान रूप नहीं होंगे। ये वो कितने हो गए? 5 पॉइंट। और एक छठवां पॉइंट तो है ये कि जो अनंत गुण मेरे हैं, हाँ, वो बिखर कर के अलग नहीं होंगे, अखंड रूप रहेंगे, अभेद रूप रहेंगे। मैं तो गुण की परिभाषा ही खंडित हो जाएगी। हाँ, इसलिए अगुरु लघुत्व गुण के कारण से ही तो गुण की परिभाषा बनी। सुन रहा था, गुरु लघुत्व गुण के कारण ही षड्गुणी हानि वृद्धि भी बताई है। हाँ, षड्गुणी हानि वृद्धि इसी वजह से। अब गुण की परिभाषा पे अगर अपन फोकस करें तो कहीं ना कहीं अपन यही समझते हैं कि गुण की जो परिभाषा बनाई गई वो भी केवल इसी वजह से अगुरु लघुत्व गुण के कारण से बनी। क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण ही तो कह रहा है कि द्रव्य गुण बिखर करके कभी अलग अलग नहीं होंगे, उसमें द्रव्यपना कायम रहेगा। यह अगुरु लघुत्व गुण ही तो कह रहा है। इसका मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा, और द्रव्य गुण के बिखर के अलग अलग नहीं होंगे। इसका मतलब हम एक तरफ तो ये कह रहे थे कि इस द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहेंगी। क्या कह रहे थे? अवस्थाएं निरंतर बदलती रहेंगी, ठीक है। और एक तरफ कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, मतलब ये द्रव्य बदल कर भी नहीं बदलता और नहीं बदल के भी इतना सुंदर वस्तु स्वरूप है, कितना सुंदर वस्तु स्वरूप है। यही तो उसकी त्रिकाल शुद्धता है। हाँ, कि कोई द्रव्य कितना ही परिणमन करके द्रव्य रूप में हाँ। होता, ये इसकी त्रिकाल शुद्धता है। आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मख्याति में लिखा, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्य मानो जीव एव न अजीव, अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्य मानो अजीव एव न जीव। मतलब कि जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणाम में उत्पन्न होता हुआ कितना भी निरंतर परिणमन हो रहा है, निरंतर बदलाव हो रहा है, बदलता हुआ कभी अजीव नहीं होता, और अजीव भी अपने क्रम नियमित आत्म जो उसकी पर्याय हैं उनमें कितना भी परिणमित हो ले, वो कभी जीव नहीं हो सकता। 308 से 311 नंबर की गाथा है। हाँ, उनमें पंक्तियाँ हैं आचार्य अमृतचंद देव की, संस्कृत में बोली मैंने, ये पंक्तियाँ हैं आचार्य अमृतचंद देव की। बड़ा अच्छा खुलासा है इसका। इसका मतलब अवस्थाएं तो निरंतर बदलेंगी। मैं कभी मनुष्य भी होऊंगा, मैं कभी त्रेंच भी होऊंगा, मैं नारकी भी होऊंगा, मैं सुखी भी होऊंगा, मैं दुखी भी होऊंगा, मैं संसारी भी होऊंगा, मैं भगवान भी होऊंगा, मैं सारी अवस्थाओं में जाऊंगा, लेकिन कभी भी जीव बदल करके अजीव नहीं होगा, और जीव में दूसरा जीव नहीं होऊंगा। किसी भी अवस्था में चला जाऊँ मैं ही रहूँगा, मैं आप नहीं हूँ। इसमें और भी चीज़ है, ये तो है ही है। हाँ, कि मैं कितना ही पर्याय में परिणमन कर लूँ, मैं अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं छोड़ता, स्वभाव को नहीं छोड़ता। मैं अवेचक हूँ, अवेचक ही रहूँगा। हाँ, स्वभाव तो कभी भी ना छूटेगा, नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। मतलब वो कहते हैं ना, एक कहा जाता है, पिछली 7 कक्षाओं में अपनी बात हुई कि अनादिकाल से ये इतना साथ में रहा, इतना साथ में रहा, इतना साथ में रहा, और लेकिन कभी भी दूसरे का प्रभाव रत्ती भर भी नहीं। स्पर्श रसगंध वाला जरा सा हुआ हो, कभी नहीं हुआ। अज्ञान वाला ज्ञान रहित वाला हो गया हो, कभी नहीं हुआ। किसके कारण? अगुरु लघुत्व।
क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और गुण बिखर के अलग नहीं होते। अज्ञान रहित नहीं हुआ, इसी वजह से ये दर्शन रहित नहीं हुआ, सुख रहित नहीं हुआ। कितना दुखी रह लिया, अनादिकाल से अभी तक कितना दुखी रह लिया। इतना दुखी होने के बावजूद कभी सुख से रहित नहीं हुआ। क्योंकि सुख क्या है? गुण है, सुख है। ये अगुरु लघुत्व गुण कह रहा है भाई साहब। वाला भरा पड़ा तो आत्मा में इधर देखो तो सही भरा पड़ा। वो होता है ना, क्या कहते हैं, इसके लिए उदाहरण आता है कि अपन जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है ना, तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के एक नालायक बेटे की तरह है, नालायक बेटे की तरह। और जो उसके स्वभाव है ना, ज्ञान दर्शन सुख, ये उसकी माँ की तरह है कि माँ, नालायक बेटा कितना भी माँ की ओर ध्यान ना दे, माँ की ओर बिल्कुल ना देखे, फिर भी कभी भी माँ अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ती। कितनी भी गलतियाँ बेटा कर जाए लेकिन फिर भी जब बेटा माँ के पास आएगा तो माँ उसको दुलार ही करेगी, प्यार ही करेगी, उसकी परवाह ही करेगी। क्या? वो कहते थे ना काली स्वामी जी, हर वक्त हाजिरा दिख रही है। हाँ। कभी भी जैसे वो हिरण को खा रहा है, मुंह में आधा आधा बाहर है, मगर उसका जो जैसा ही उसका परिणाम बदले, हाँ। तो वो आत्मा ने ये नहीं कहा जब बुलंद गया। हाँ, मतलब ऐसा नहीं, मतलब जैसे माँ अपने बेटे को, बेटा कितना ही नालायक निकल जाए, कितना ही बिगड़ जाए, लेकिन वो कहीं से भी परेशान होकर के, दुखी होकर के माँ के पास आएगा तो माँ उसे समझाएगी, पुचकारेगी, दुलारेगी, प्यार करेगी। ऐसे ही जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि हम अनादिकाल से इतने परेशान हो गए, हमने अपने स्वभाव को अभी तक देखा ही नहीं, उसका ख्याल किया ही नहीं, उसकी ओर ध्यान दिया ही नहीं, लेकिन जब स्वभाव को देखने की बारी आई तो एकदम से उसने प्रकटता आई, और उसने ये नहीं देखा, जैसे महावीर भगवान का उन्होंने उदाहरण दिया, महावीर भगवान के सम्यक दर्शन का, कि शेर खा रहा है मांस, आधा मांस मुंह में पड़ा हुआ है, आधा मांस जमीन में बिखरा पड़ा है, तो स्वभाव ने ये नहीं कहा कि मैं तो तभी दृष्टि में आऊँगा जब तू कुल्ला करके आएगा। हाजिर उसी समय उपस्थित है वो स्वभाव वहीं पे, वो कभी भी छूटा नहीं है उससे। भाव रहते हुए भी वो स्वभाव उसकी दृष्टि में आया, वो वस्तु स्वरूप उसकी दृष्टि में आया। तो ये अगुरु लघुत्व गुण की कहानी है। अगुरु लघुत्व गुण को समझने से क्या फायदा? काफ़ी अच्छा विस्तार है अगुरु लघुत्व गुण का। प्रदेशत्व गुण का, प्रदेश, वो एक पंक्ति आती है, निज प्रदेशत्व रूपी किले बंदी है। हाँ, बहुत अच्छी पंक्ति है। हाँ, बड़े पंडित जी साहब की। उसमें निज प्रदेशत्व रूपी किले बंदी है, जिसमें रक्षित रहे निज का अस्तित्व ही, कि अपना अस्तित्व उसमें बिल्कुल सुरक्षित है। किसमें? अपने प्रदेशत्व में। बड़ा अच्छा प्रकरण है उसका। प्रदेशत्व गुण की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, अभी चूँकि समय भी हो गया है। अगुरु लघुत्व गुण का भी अपन विस्तार और थोड़ा सा और खुलासा देखेंगे, अभी काफ़ी चर्चा इसकी बाकी है। विशेष अपन उसी समय